वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेकर बेस्ट 100 एमसीक्यूज। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कितने जो पॉलिटिकल फील्ड में अलग अलग तरह के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर्स हैं, हमारा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो इन्फोर्स हुआ है, लागू हो गया था। इससे पहले जो है वो 1949 में तैयार था अडॉप्ट करने के लिए। जो एक्सटेंशन था वो बाद में किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे हमारे देश के संविधान को बनने में। इसके रिलेटेड हम जितने भी एमसीक्यू सीरीज हैं, बेस्ट 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम जो वीडियोस हैं, अभी वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिटेल वाइज अलग अलग टॉपिक्स उनके रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये एक ओवरव्यू रहेगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर जो 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बिल्कुल चल रही हैं, तो जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे कोचिंग सेंटर पे आकर, इंस्टीट्यूट पे आकर कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द डैश। तो किसी भी स्टेट के जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके मशवरे, सलाह यानी कंसल्टेशन के बाद। देखिए, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में जो है, जो गवर्नर हैं किसी भी स्टेट के, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। बट एडवाइस किसकी होती है, किसकी सलाह के साथ, यानी कि अकेले प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं अपॉइंट करने के लिए। तो उनको किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले जो है किसी जो मेंबर्स हैं वहां के, किन किन से कंसल्टेशन करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी प्राइम मिनिस्टर। जब भी प्रेसिडेंट को जो है गवर्नर किसी स्टेट के या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करना हो तो उनके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर से जो है वो एडवाइस करना, यानी कंसल्टेशन करना जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने सभी कौंसिल मिनिस्टर्स के साथ और खुद जो है एक रिटर्न में दे देते हैं कि भाई इन बंदों को, जो इन कैंडिडेट्स को जो है वहां के लिए सिलेक्ट किया गया। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके फाइनल जो है कंसेंट देते हैं और उस स्टेट का जो है पार्टिकुलर गवर्नर जो है वो डिक्लेयर हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हेड तो है वो, बट नॉमिनल है, उनके पास एक्चुअल पावर नहीं है। तो एक्चुअल जो है रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है किसी भी स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, जो प्रेसिडेंट है अगर उनको अपना रिजाइन देना हो, उनका टेन्योर पूरा हो गया हो या टेन्योर से पहले ही उनको अगर रिजाइन देना हो तो वो किसको देते हैं। द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो अपने जो उनसे जूनियर होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे दैट टाइम में, वो उनको रेजिग्नेशन देते हैं। और फिर कुछ पार्टिकुलर समय के लिए, जब तक न्यू जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो रोल प्ले करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है अपने जूनियर यानी वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भी अलग अलग समय पे जो भी चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो कितने समय तक जो है ऑफिस में रहते हैं, जिनके होल्ड ऑफिस कितने अवधि तक, कितने समय तक वो ऑफिस, उनका टेन्योर क्या है ऑफिस पे होल्ड करने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 ईयर्स, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए, जो वो 5 ईयर्स तक जो है वो अपना एक, जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है, अपॉइंटेड होता है, तो उसके बाद वो 5 ईयर तक अपना कार्य संभालते हैं ऑफिस में। ऐसे जो आयु है उनकी वो अलग चीज है कि कितनी एज तक वो संभालते हैं, तो वो अलग चीज है। बट जो 5 ईयर का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद अगर नेक्स्ट फिर से चुने जाए तो वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार जो है कौन से इनके होल्ड ऑफिस कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट जो है वो किन किन लोगों को चुन के अपॉइंट करते हैं, यानी अपॉइंटेड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गवर्नर ए, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को जो है अपनी इच्छा से जो है अपनी प्लेजर से चुन सकते हैं और वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं कि कौन कितने समय तक जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा, यानी कि उस पोस्ट पे, गवर्नर की पोस्ट पे उस पार्टिकुलर स्टेट या ड्यूटी का जो है वहां रहेगा।
ऐसे तो इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको भी प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं, बट इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर और इनकी कंसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जहां जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पूछा गया है कि उनकी जो प्लेजर के मुताबिक जो प्रेसिडेंट जब चाहे उनको अपॉइंट कर सकते हैं और डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, वहां से निकासित भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गवर्नर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पेमेंट जो है इमोलमेंट पेमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दे आर चार्ज्ड ऑन द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी वाले सारे ऑप्शन सही हैं। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जो एमोलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से जो एमोलमेंट्स हैं उनके जो पेमेंट्स हैं वो इमरजेंसी के समय जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि जब भी प्रेसिडेंट की जो एमोलमेंट्स उनके लिए जो उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं वो सारी बजट में दो तरह का बजट होता है, एक जनरल बजट और एक रेलवे बजट। तो जिसमें एक सेपरेटली जो है बजट के बीच में जनरल बजट में शो किया जाता है कि प्रेसिडेंट को जे अपॉइंट्स होंगे। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बट जो दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि पार्लियामेंट में कोई सैंक्शन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट के लिए। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है जो जहां इन ऑप्शनों में से नहीं है वो है दे आर चार्ज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। कितने मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं, लेकिन ये उनको बेसिस उनके स्किल के बेसिस पे, कोई आर्ट्स में, लिटरेचर में, अगर म्यूजिक, डांसेस या कल्चर में, या फिर साइंटिफिक फील्ड में या साइंस की टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अगर वो नॉमिनेशन भरते हैं तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। तो वो टोटल हैं 14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 14 जो मेंबर्स होते हैं दोनों लोकसभा के राज्यसभा के, उनको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करते हैं। यानी कि 12 मेंबर्स जो होंगे वो अलग से होंगे और 2 जो है वो अलग से होंगे। तो ये इन सभी को नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो कौन सा जो है इनमें से फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट, जो उनमें नहीं होता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी टर्म है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इसके सारे काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे, जिसमें सारे एमएलएज, एमपीज और दूसरे जितने भी लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें जो बताया गया है कि कौन से जो है इन दिए गए विकल्पों में से डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में वो इलेक्टोरल कॉलेज में इनका नाम नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं हर एक स्टेट के, राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर जो है लोकसभा के वो भी होते हैं। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते इलेक्टोरल कॉलेज में। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन होती है उनमें वोट देने का अधिकार जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को नहीं है। इसके अलावा जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ईच स्टेट, हर एक स्टेट उन सभी को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ विच। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया जो है हमारे अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वह कुछ कंट्रीज हैं जहां जो है वो यूनिटरी या फिर दूसरी जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। हमारी जो फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारा फेडरलिज्म है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट में गवर्नमेंट होती है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बात की जाए कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी पार्लियामेंट्री तरह की जो सरकारें होती हैं जिसमें पार्लियामेंट होता है, उसके लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है। तो अगर ऐसे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट, वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं, यानी कि किसकी इच्छा के अनुसार और कब तक ऑफिस में रह सकते हैं, यानी अपना कार्य जो है वो संभाल सकते हैं। ऐसे तो होता है टेन्योर, जैसे 5 ईयर का टेन्योर है लोकसभा का, राज्यसभा की 6 ईयर के अलग है उनका। बट जहां जो है अगर कितनी देर तक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो रह सकते हैं, वह जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो उनको रिटायर किया जाता है आफ्टर 2 इयर्स। तो उनको 2 इयर्स के बाद जो है वो रिटायर किया जाता है और फिर न्यू जो है वो एनरोलमेंट की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिए गए विकल्पों में से किन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको नहीं चुना जाता, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के जो स्पीकर होता है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चुनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की पावर में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो चीफ ऑफ द आर्मी होते हैं उन सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये और बात के उनको कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जितने भी जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सभी जजेस उनके साथ। तो इसके साथ साथ चीफ ऑफ द एयर फोर्स के जो जितने भी एयर फोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी है उनके जो चीफ हैं या फिर सीडीएस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चुना जाता है। बट जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं चुना जाता, नहीं अपॉइंट किया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री जो है उनको किसके द्वारा चुना जाता है, यानी कि किसके द्वारा जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है पोस्ट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ये और बात है कि हम सब लोग जो हैं वो वोट दे के उनको चुनते हैं, बट हम वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज अ एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे हम वोट देते हैं। बाद में जो पार्टी में मेजॉरिटी पार्टी आती है, जो पार्टी जो है 272 से प्लस जो है सीट्स जो है वो मेजॉरिटी में ले लेती है, 545 जो है टोटल इस वक्त प्रेजेंट में है, उनमें से अगर जो मेजॉरिटी में ज्यादा ले लेती है तो उन अपनी पार्टी का जो है वो एक कैंडिडेट जो होता है वो आगे नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो फिर अगर वो पार्टी मेजॉरिटी शो कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। भारत जब स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद जो है भारत की पहली महिला जो है स्टेट गवर्नर कौन थी, यानी कि गवर्नर जो है पहली महिला कौन थी किसी भी स्टेट की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिसेस सरोजिनी नायडू। मिसेस सरोजिनी नायडू जो थी वो फर्स्ट गवर्नर थी इंडियन स्टेट की, तो स्वतंत्र होने के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन के लिए अपने आप को जो कंटेस्ट करना, अगर कोई भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना चाहता हो इंडिया में तो उनकी मिनिमम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 35 ईयर्स, यानी कि 35 ईयर्स मिनिमम आयु होनी चाहिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, वहां पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि इलेक्शन में एज अ प्रेसिडेंट खड़े होने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द चार्ज ऑफ अ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन किसी केस में इन्वॉल्व पाए जाएं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाएं, वैसे तो ऐसी कोई हरकत होती नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट को जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री माना जाता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो वो प्रेसिडेंट हैं। बट फिर भी अगर उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट हो या फिर माल एडजस्टमेंट या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चार्ज हो या कुछ भी अगर कोई ऐसा एंटी चार्ज है, तो अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट यानी कि उनको निष्कासित करना है, अगर पोस्ट से निकालना है या फिर उनको वो करना है, तो उनको रिमूवल के लिए क्या किया जाएगा, यानी कि इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट जो है वो अगर फाइल हो, पास हो, तो रिमूवल के लिए वो प्रेफर बाय, तो वो कौन करता है? क्या बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट करते हैं? क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं? क्या राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स दोनों करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट,
यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेज हैं, वो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट दायर करेंगे, और अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूव किया जा सकता है पोस्ट से। तो यानी प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का होना, यानी कि 545 मेंबर्स का आपस में होना और वोटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है उनको निकालने के लिए। 14. The chief minister of a union territory where such a step was exist is appointed by। चीफ मिनिस्टर किसी भी यूटी के, यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में अंतर होता है। यूनियन टेरिटरी कोई भी ऐसा इलाका, अगर यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज में तो चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, बट बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिसमें विद लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ होती हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जहां अगर ऐसा सेटअप हो जहां चीफ मिनिस्टर हो, तो अपॉइंटेड बाय, उनको कौन अपॉइंट करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए मैंने पहले डिस्कस किया, जैसे हमारा इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां डेमोक्रेसी है, इसके साथ साथ फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है इंडिया में, जिसमें जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही स्टेट पे चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर, और इसके साथ साथ जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग तरह के असेंबली मिनिस्टर होते हैं। तो जो सेंटर स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही, तो जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर को जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही स्टेट में किसी भी स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर जो अगर चीफ मिनिस्टर को वो गवर्नर नहीं है तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सबको पता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। इन केस जो सिचुएशन है कि इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, के अगर प्रेसिडेंट की जो मृत्यु हो जाती है ऑफिस में, यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपने कार्यरत पे रेगुलर हैं, अभी अपने जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो कंटिन्यू की हुई है उन्होंने, तो इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे। यानी कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ है, हमारे इंडिया में बहुत सारे 2 से 3 प्रेसिडेंट जो थे उनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, तो वैसे उस स्थिति में जो है द वाइस प्रेसिडेंट जो है कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड, कितने समय के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ। तो 6 महीने तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस में ही, और विद इन 6 मंथ जो है वो इलेक्शंस जो है फ्रेश जो है करवा के न्यू प्रेसिडेंट को जो है वो अपॉइंट करना जरूरी होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। तो यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, किस किस स्टेट से या कहां से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स भी आते हैं, यानी कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। Who administers the oath of office to the President of India before he enters upon the office? यानी कि who administers the oath of office to the President of India, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट के लिए जब किसी का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट बनने के समय कौन जो है प्रेसिडेंट के लिए जो ओथ होती है, जो एक कसम यानी कि जो प्रेयर रखी जाती है, तो ओथ सेरेमनी जो है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? और जब भी ऑफिस में प्रेसिडेंट को जाना हो, ऑफिस का कार्य संभालना हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओथ सेरेमनी करवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बिफोर ऑफिस एंट्री। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन? दिए गए विकल्पों में से किसको जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है इंडियन यूनियन का रैंक जो है वो मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अभी प्लानिंग कमीशन का नाम जो है वो चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है। ये प्लानिंग कमीशन 1950 में, मार्च 1950 में बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन का एक ही उद्देश्य था कि 5 ईयर का टेन्योर रखा जाएगा, जिसमें ये टारगेट फिक्स किए जाएंगे कि 5 ईयर में इस चीज को पार्टिकुलर जो मिशन को लेकर हमने पूरा करना है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर देंगे। तो 2015 में जो है 2015 में
जो है प्लानिंग कमीशन का नाम जो है नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो रखा गया है। ड्यूरेशन इसका अभी भी 5 ईयर ही है। तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो प्लानिंग कमीशन के, तो वो एंजॉय रैंक करते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री तक का रैंक उनका होता है। क्वेश्चन नंबर 20, a person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of। अगर कोई भी व्यक्ति जो है who is not a member of parliament, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो कैन बी अपॉइंटेड, उसको चुना जा सकता है एज अ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए जो है वो नॉमिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी अगर मेंबर नहीं है, इलेक्टेड नहीं है पार्लियामेंट या किसी भी हाउस के द्वारा, तो प्रेसिडेंट जो है वो उनको चुन सकते हैं 6 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? यानी कि जैसे हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, इसके साथ साथ इमरजेंसी पावर्स होती हैं। जिन देश में जो है जितनी तरह की भी इमरजेंसी लग सकती है अंडर आर्टिकल 356, 354 और 360 में, जिसमें स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती हैं, वो प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं सारी की सारी। इसके साथ साथ गवर्नर के पास भी होती हैं, बट गवर्नर की जो पावर्स वो लिमिटेड है। तो इसमें क्वेश्चन है कि डिस्क्रिशनल पावर का मतलब होता है जो प्रेसिडेंट के पास जो प्लेजर पावर होती है, अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है किस समय जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अगर लोकसभा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जैसे इलेक्शन हुई है, उनमें से कोई भी एक पार्टी भी जो है अपनी मेजॉरिटी को शो नहीं कर पा रही है बिफोर प्रेसिडेंट, तो दैट टाइम में, वैसे समय जो है प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं और किसी भी पार्टी को जो है वो एज अ मेजॉरिटी के लिए गवर्नमेंट चलाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। Question number 22. If in a country there happens to be the office of monarchy as well as a parliamentary form of government, this monarch will be called। अगर किसी भी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री सरकार के साथ साथ ऑफिस ऑफ मोनार्की भी है, यानी कि किंगशिप और पार्लियामेंट्री दोनों तरह, यानी कि लोकतंत्र भी है और जो है वो मोनार्की भी है, राजाओं का रूल भी है। तो ऐसी गवर्नमेंट में, ऐसे देश में, ऐसी कंट्री के जो मोनार्क होगा उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि ऐसे मोनार्क को जो है हम हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे जानते हैं, उनको बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधानसभा इज, यानी कि कोई एक विशेषता बताओ जो सबसे भिन्न करती है, अलग करती है राज्यसभा को विधानसभा से, यानी विधान परिषद से। तो राज्यसभा और विधान परिषद के बीच का सबसे मेन जो है वो अंतर क्या है, यानी कि फर्क क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पावर ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि पावर ऑफ है राज्यसभा और विधानसभा की दोनों की अलग है। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द, जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के भारत में, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं किसके? इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि एक्स ऑफिशियो एक ऐसा टर्म है जिसमें एक व्यक्ति एक समय में 2 पोस्ट के ऊपर हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक समय में 2 जॉब यानी कि 2 कार्य संभाल रहा है, 2 पोस्टों के ऊपर है, तो उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं, यानी कि इन रिलेशन टू प्रीवियस जॉब। तो ऐसा तो एक ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, बट चीफ मिनिस्टर अगर किसी भी स्टेट के वो एक्स ऑफिशियो हो तो वो किसके होंगे? वो होगा इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल के जो है वो मेंबर हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर एज अ एक्स ऑफिशियो। 25, who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India, यानी कि भारत में किसके पास जो है फाइनल राइट होते हैं सैंक्शन करने के, मंजूरी देने के एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, यानी पब्लिक मनी का जो खर्चा है जितना भी है उसको सैंक्शन करने का फाइनल राइट भारत में किसके पास है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनल पावर, यानी कि कोई भी बिल, जब भी कोई भी अगर चीज जो है मेमोरेंडम या फिर डेपुटेशन अगर किसी के पास जाता है तो उसको फाइनल स्टेज जो है वो अगर बिल है या कुछ भी है वो एक्ट तब बनता है जब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल एक्सेंट जो है अपनी बिल जो है वो
फाइनल राइट उसको सैंक्शन करते हैं तभी बन पाता है, उस पर इन गैजेट में रखा जाता है। तो ये फाइनल राइट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर के चुनाव के लिए इन दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्वालिफिकेशन जो है उनके लिए वो योग्यता होना वो जरूरी नहीं है, यानी कि इन दिए गए विकल्पों में से एक ऐसी योग्यता है जो ना भी हो तो भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड। तो ये जरूरी नहीं है, यानी कि अगर कोई भी गवर्नर जो है वो अगर जैसे मानो JNK यूटी है जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो अभी जो किसी दूसरी स्टेट से भी जहाँ आ सकते हैं, तमिलनाडु का केरला में हो सकता है, केरला के तमिलनाडु में हो सकते हैं, या फिर दूसरी जितनी भी स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट का व्यक्ति होना दूसरी या तीसरी किसी भी स्टेट में जाकर गवर्नर के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बाकी वाले जो है वो करेक्ट है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए गवर्नर होने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर भी जो है वो 35 ईयर्स की एज मिनिमम जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है करेक्ट हैं, बट और जरूरी भी है, बट एक जो है वो जरूरी नहीं है, तो वो है डोमिसाइल वाला। तो जरूरी नहीं कि अगर किसी स्टेट का डोमिसाइल है वो यानी कि वहाँ का ही पार्टिकुलर सिटीजन होना चाहिए उसी स्टेट का बनने के लिए, वो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 द ब्रिटिश नॉमिनेट्स 12 members of the Rajya Sabha according to the president nominates 12 members of the Rajya Sabha according to, जो प्रेसिडेंट जो होता है उनके पास पावर होती है कि 12 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के उनको नॉमिनेट कर सकता है। हम लोग पढ़ा कि जिसमें 14 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अपने इच्छा के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। तो मैंने बताया कि ये किसके बेसिस पे होते हैं, तो ये बेसिस करेक्ट ऑप्शन है इसका, ये डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। किसी भी अगर साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में या फिर सोशल सर्विस के फील्ड में अगर कोई बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात व्यक्ति है, बहुत ही पॉपुलर है, तो वैसे व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में भी, तो उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ मेंबर राज्यसभा के। तो 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के 250 में से, तो वो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा को। 28 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन जनरल एंड सजेस्ट एम्यूलरेटिव मेजर्स। तो दिए गए विकल्पों में से कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल कौन सा इंपावर करता है, प्रेसिडेंट को जो पावर देता है कि टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट, कि एक कमीशन जो है एक कमेटी जहां कुछ मेंबर्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन की कमेटी बिठाई जाए कि बैकवर्ड क्लासेस जो है जनरल उस एरिया में उनकी क्या स्थिति है, कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या स्थिति ठीक है या उनमें सुधार की जरूरत है। तो ये आर्टिकल 340, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आर्टिकल 340 जो है इंपावर करता है, जो प्रेसिडेंट को जो पावर देता है कि आप जो है एक कमेटी, एक कमीशन का जो है गठन करें जो कि बैकवर्ड एरिया के क्लासेस जो है, जो लोग जो है पिछड़ी वर्ग के हैं, उनकी कंडीशन सुधार हो पाए, उनके विचारों को, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनका निपटान हो पाए। तो आर्टिकल 340। क्वेश्चन नंबर 29 हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है कौन इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको इनिशिएट करता है, यानी कि कौन जो इम्पीचमेंट जो है वो पेश कर सकता है। तो हमने पहले डिस्कस किया, इसका करेक्ट ऑप्शन है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के अगर हों तो वो इम्पीचमेंट जो है प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द मेंबर ऑफ राज्य सभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा के कौन मेंबर थे जब फर्स्ट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बार जो इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो थे। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर को चुनने के लिए मिनिमम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 35 ईयर्स। मिनिमम जो है 35 ईयर्स आयु होनी चाहिए गवर्नर की इलेक्शन के लिए, गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने के लिए।